हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और आज इसमें जो क्वेश्चन है वो हमारे यूट्यूब चैनल में एक स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि मैम आप रिसर्च, रूरल, अर्बन या इन्वायरमेंट एंड डेमोक्रेसी से क्वेश्चंस लाएं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो उसी स्टूडेंट एंड आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ऑप्शन ए, गाँवों का अध्ययन और विद्वान दिए गए हैं। ऑप्शन ए, समीर पेट, एस.सी. दुबे। ऑप्शन बी, रामपुरा, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी, किशनगढ़ी, मैक्सिन मैरियट या ऑप्शन डी, श्रीपुरम, आंद्रे बेताई। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जो कि सही सुमेल नहीं है, तो ये किशनगढ़ी मैक्सिन मैरिट का ना हो करके मैकियम मैरिट का है। तो पहले आप किशनगढ़ी के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद आपका समीरपेट, रामपुरा या श्रीपुरम भी जानते हैं। जैसे कि मैकियम मैरिट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया स्टडी इन लिटिल कम्युनिटी, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड की भी ऐसी ही पुस्तक थी द लिटिल कम्युनिटी, उसमें भी उन्होंने लघु समुदाय का विश्लेषण किया था। और इसी तरह मैकियम मैरिट ने भी अपना जो किशनगढ़ी, जो कि उत्तर प्रदेश का गांव है, उसका अध्ययन जो है लघु समुदाय पे ध्यान रखकर अध्ययन केंद्रित किया। वहीं आइए जान लेते ऊपर जो आपके समीरपेट गांव, जो कि आपका एस.सी. दुबे ने इसका अध्ययन किया है। इसमें इन्होंने अपनी जो एक पुस्तक थी एक भारतीय ग्राम या इंग्लिश में एन इंडियन विलेज में समीरपेट गांव के अध्ययन का वर्णन किया है। ये जो है समीरपेट गांव, ये आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा नगरों से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पे जब अध्ययन किया तो यहाँ की जो जनसंख्या थी उस समय 2494 थी, जिसमें से 508 परिवारों में बटा हुआ था, जिसमें से 340 मुसलमान और अन्य हिंदू थे। तो इस तरह इन्होंने इन सब चीज़ों का मतलब अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने जाति व्यवस्था जो दी थी वो इस गांव के अध्ययन के अनुसार ही दिया था। वैसे ही जैसे कि यहाँ पे जो दूसरा है रामपुरा, एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने जो किया था, ये मैसूर में पड़ता है रामपुरा गांव। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास है। इन्होंने जब अध्ययन किया 1948 में, तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या थी 1523 थी। इसमें 19 हिंदू जातियाँ और अन्य मुसलमान निवास करते थे। और अगर इस गांव में देखा जाए तो प्रबुद्ध जाति जो थी वो ओकलिंग थी। तो इन्होंने जब इस गांव का अध्ययन किया तो इन्होंने जैसे संस्कृतिकरण की अवधारणा या फिर आपका प्रभुत्वशाली जातियों की अवधारणा, ये इन्होंने इस गांव के अध्ययन के आधार पर ही निर्धारित किया था। और जो ये श्रीपुरम है आपका, ये आंद्रे बेताई ने दिया। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, जनसांख्यिकी संक्रमण शब्द की रचना किसने की है? ऑप्शन ए, टी माल्थस। ऑप्शन बी, वॉरेन एस थॉम्सन। ऑप्शन सी, डी हॉबमैन या ऑप्शन डी, एम मार्गन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉरेन एस थॉम्सन ने जनसांख्यिकी संक्रमण शब्द का प्रयोग किया था। आइए जानते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण क्या होता है। जैसे कि जनसांख्यिकी संक्रमण, अथवा इसे हम जनसांख्यिकी संक्रमण का एक जनसंख्या सिद्धांत भी कह सकते हैं, जो कि जनसांख्यिकी इतिहास के आंकड़ों या सांख्यिकी पर आधारित है। मतलब जो जनसंख्या के ऐतिहासिक मतलब पिछले आंकड़े और जो फिर वर्तमान में किए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो W.M. थॉम्सन, जो कि 1929, और फ्रैंक W. नॉयस्टन, जो कि 1945 हैं। इन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रजनन मतलब जन्म लेने वाले और मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभव के आधार पर यह सिद्धांत दिया। यह संक्रमण सिद्धांत जो था उच्च प्रजनन दर से न्यून प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून मृत्यु दर के सांख्यिकी प्रतिमान को दर्शाता था। जनसांख्यिकी विधि इसे जनसंख्या चक्र और भूगोलवेत्ता इसे जनसांख्यिकी संक्रमण की संज्ञा देते हैं।
तो अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए जनसांख्यिकी संक्रमण होता क्या है, तो ये उच्च प्रजनन दर से निम्न प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर की संख्या को दर्शाता है, और ये आपका 5 चरणों में होता है। आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माल्थस के अनुसार जनसंख्या अधिक्य के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए सकारात्मक रोकथाम का, ऑप्शन बी निरोधक रोकथाम का, ऑप्शन सी नकारात्मक रोकथाम का, या ऑप्शन डी अस्वस्थ रोकथाम का। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सकारात्मक रोकथाम का। ये जो आपका अकाल है ये जनसंख्या नियंत्रण में सकारात्मक रोकथाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए जानते पहले माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की। तो अगर आपकी बुक्स का नेम आ जाए तो वो आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो कि माल्थस की है, इसमें इन्होंने जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभावों की व्याख्या की। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दुगनी रफ्तार मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ती है, जबकि जो संसाधन है हमारे पास उनकी सामान्य गति 1, 2, 3, 4 की वृद्धि हो रही है। प्रमाणतः प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है। हालांकि माल्थस के विचारों से शब्दशः सहमत नहीं हुआ जा सकता, किंतु यह सत्य है कि जनसंख्या की वृद्धि दर संसाधनों की वृद्धि दर से अधिक है, और यही आपका आगे चल के जनसंख्या विस्फोट का रूप लेता है। भूमिका सिद्धांत के जन्मदाता डेविड रिकार्डो तथा जनसंख्या और संसाधनों के समन्वय पर थॉमस सैडलर, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी जनसंख्या वृद्धि पर गंभीर विचार किया है। संख्या के नियंत्रण को 2 भागों में बांटा, एक सकारात्मक अवरोध और एक प्रतिबंधात्मक अवरोध। जो ये सकारात्मक अवरोध इसे पॉजिटिव चेक भी कहेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत माल्थस ने अकाल, महामारी, बाढ़, भूकंप या अस्वास्थ्यकर भोजन को शामिल किया था। वहीं जो इन्होंने दूसरा प्रतिबंधात्मक अवरोध था, इसमें इन्होंने नैतिक व अनैतिक 2 भागों में इसको फिर से विभाजित किया। तो नैतिक अवरोध के अंतर्गत इन्होंने ब्रह्मचार्य तथा देरी से विवाह को शामिल किया, जबकि अनैतिक अवरोध के अंतर्गत इन्होंने संतति निग्रह, मिश्रित संभोग या अप्राकृतिक संभोग को शामिल किया। तो ये 2 प्रकार के इन्होंने अवरोध बताए, जो कि ऊपर क्वेश्चन में सकारात्मक अवरोध में अकाल तो इन्होंने ही शामिल किया था। अकाल, महामारी, बाढ़, भूकंप, अस्वस्थकर भोजन, ये आपका सकारात्मक जनसंख्या नियंत्रण में के अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बंधुआ मजदूरी कानूनी रूप से समाप्त की गई है। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1972। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 में। आइए जानते हैं बंधुआ मजदूरी के बारे में। जैसे कि पहले हम जान लेते हैं बंधुआ मजदूरी क्या होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, उसे हम बंधुआ मजदूर या बाउंडेड लेबर या बंधुआ मजदूर बोलेंगे, ठीक है। तो ये बंधुआ मजदूर प्रणाली जो है, इसका उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू किया गया। मतलब लागू करके ये आपका 1975 में ही आपका आ गया था, जो कि संपूर्ण देश में ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अधिनियम जो 1976 आया था, ठीक है। तो अगर अधिनियम की बात की जाएगी तो आप 1976 लगाएंगे, अगर 1976 नहीं है तो 1975 भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम के जरिए बंधुआ मजदूर गुलामी से मुक्त हुए, साथ ही उनके कर्ज की भी समाप्ति हुई। यह गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया और इसे अनुबंधक श्रमिक या मजदूर बंधक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर बंधुआ मजदूर की जगह पे अगर अनुबंधक श्रमिक या बंधक मजदूर भी आ जाए तो यही इसी की बंधुआ मजदूरी की ही बात की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, प्रतिभागी अवलोकन, या ऑप्शन बी अमेरिकन सोल्जर साक्षात्कार विधि,
ऑप्शन सी दी एफिलिएंट वर्गर सूक्ष्म अध्ययन विधि, ऑप्शन डी ला विदा व्यक्तित्व अध्ययन। तो यहाँ पे आपका जो सही सुमेल नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है, दी एफिलुएंट वर्कर। ये सूक्ष्म अध्ययन विधि ना होकर के ये प्रश्नावली विधि से संबंधित है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो है ये प्रतिभागी अवलोकन, तो जो प्रतिभागी अवलोकन है आपका, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो लिंडमैन ने 1924 में किया था। इसमें क्या होता है, जिस भी समूह का हम अध्ययन करते हैं हम उसी में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। तो ये अध्ययन तभी पूर्ण माना जाता है जब जिस व्यक्ति ने इस अध्ययन के रूप में अपने आप को जिस समूह का सदस्य बनाया, अगर वो अपने स्वार्थ और इच्छाओं को उसमें निहित नहीं होने देता है, तब तो ये अध्ययन महत्वपूर्ण माना जा सकता है, वरना इसमें पक्षपात आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। वहीं दूसरा जो आपका अमेरिकन सोल्जर, जो कि आपकी साक्षात्कार विधि है, तो जो ये आपका साक्षात्कार विधि होता है, इसमें साक्षात्कार में उद्देश्य वार्तालाप होता है, मतलब किसी एक उद्देश्य से वार्तालाप किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचना संकलित करता है। ठीक है, इसमें मतलब साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं और आमने सामने की स्थिति में होते हैं, और एक कोई निश्चित उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य से प्रश्न किए जाते हैं और दूसरे से उस प्रश्नों का आंसर मांगा जाता है। वहीं जो आपका ये ऑप्शन 3 है, दी एफिलुएंट वर्कर, उन्होंने प्रश्नावली को शामिल किया गया था। और जो ये आपका प्रश्नावली है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है जो कि अध्ययन विषय से संबंधित विषय, मतलब जिस अध्ययन विषय को हमको करना है वहाँ के लोगों के पास भेज दिया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि इसमें जो भी प्रश्न है उसका एकदम सही उत्तर लिख करके आप डाक के द्वारा हमें वापस भेजें। यह आपका प्रश्नावली विधि में किया जाता है। वहीं ला विदा जो आपका व्यक्तित्व अध्ययन से संबंधित है, तो ये जो आपका व्यक्तित्व अध्ययन होता है ये एक गहन अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत हम अनेक विषयों के अध्ययन को छोड़ के किसी एक विषय पे अध्ययन करते हैं, तो ये आपका व्यक्तित्व अध्ययन होता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1990 या ऑप्शन डी 1996। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। आइए जान लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम के बारे में। भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग करने से रोकना था। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दो गुणात्मक चरों के बीच सहविचरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए फाई गुणांक, ऑप्शन बी यूले का क्यूब, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, फाई गुणांक और यूले दोनों ही आपके गुणात्मक चरों के बीच में सहविचरण ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो ये आपका फाई गुणांक है, इसे यूले मतलब फाई गुणांक बोलिए या यूले का क्यूब बोलिए, दोनों ही सेम रहेगा। इसमें जो होता है ये अमापनीय होते हैं क्योंकि ये गुणात्मक चरों का ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें जो होता है, जैसे कि इसका अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करें, जैसे कि सफल और असफल, ठीक है, स्त्री और पुरुष, ग्रामीण और नगरीय, शिक्षित और अशिक्षित, इनके बीच में अध्ययन किया जाता है, सहसंबंध को दर्शाता है ये। तो ये आपका फाई गुणांक या यूले का, तो ये आपका गुणात्मक चरों के बीच में, गुणात्मक चर भी जैसे सफल असफल के बीच में आपका जो अध्ययन किया जाता है, यह सहसंबंध दर्शाया जाता है। स्त्री पुरुष के बीच में सहसंबंध, ग्रामीण और नगरीय के बीच में सहसंबंध, शिक्षित और अशिक्षित के बीच में आपका सहसंबंध दर्शाया जाता है। तो ये आपका फाई गुणांक या यूले का क्यू होता है। आइए बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सन 2040 तक किस बीमारी के मामले 81% तक बढ़ सकते हैं? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी
कोरोना वायरस या ऑप्शन डी HIV। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कैंसर, जो कि आपका WHO ने बताया है कि 2040 तक के 81% तक मामले बढ़ सकते हैं कैंसर के। जो आपका ये जो WHO की बात की गई है तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। WHO जो है ये आपका विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आपसी सहयोग और मानव स्वास्थ्य संबंधी समाज को विकसित करने की एक संस्था है। ठीक है, जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसमें इस समय 194 देश हैं तथा जो इसकी स्थापना थी वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और वहीं बात की जाए WHO के मुख्यालय की तो वो आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9। आवर्तक वितरण के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आयात चित्र या हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी मोनोग्राम, ऑप्शन सी होलोग्राम या ऑप्शन डी स्केलोग्राम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आयात चित्र या हिस्टोग्राम। आइए जानते हैं आयात चित्र या हिस्टोग्राम क्या होता है। जैसे कि सांख्यिकी में आयात चित्र या हिस्टोग्राम आंकड़े वितरण का ग्राफीय निरूपण है। यह सतत चर की प्रायिकता वितरण है जिसको सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने प्रस्तावित किया। आयत चित्र सारणीबद्ध आवर्तियों का निरूपण है जिसे असतत अंतराल पर खड़े आयात द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आप जो ग्राफ लाते होंगे शायद 9th 10th में या 8th में भी प्रयोग किया जाने लगे, तो उसमें जो आयत के रूप में हम दर्शाते थे किसी भी ग्राफ में, तो वो जो आयत जो दर्शाते थे उसे ही आयतित चित्र या हिस्टोग्राम हम बोलेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो या आपको जो भी टॉपिक चाहिए हो आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर बता देंगे तो हम कोशिश करेंगे आपके टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट बनाने की। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। कथन ए नगरीकरण समाज में जनसंख्या के पुनर्स्थापन से सहसंबंधित है। वहीं कारण दिया गया है शहरी लोग अपने ग्रामीण प्रतिपक्ष की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जो आपका पहला ये कथन दिया गया है नगरीकरण समाज में जनसंख्या के पुनर्स्थापन से संबंधित है। हाँ, तो जनसंख्या के पुनः स्थापना से ही नगरीकरण का विकास हुआ है, लेकिन शहरी लोग ग्रामीण प्रतिपक्ष की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। तो ये चीज़ आपका गलत है, क्योंकि ग्रामीण गतिशील होते हैं, ग्रामीण शहर की ओर पलायन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं नगरीकरण के बारे में। जैसे कि 1971 में अपनाई गई नगरीय क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्र को नगर क्षेत्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ स्थान नगर पालिका, नगर निगम, छावनी या अनुसूचित नगर क्षेत्र हो। अन्य सभी जैसे कि 5000 की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। और जो जनसंख्या घनत्व की बात की गई है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए, तो वो हमारा नगर कहा जाएगा। जैसे नगर क्षेत्र को हम ये भी बोल सकते हैं भौतिक विस्तार या उसके क्षेत्रफल जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि जहाँ हो रही होगी उसे भी हम नगरीकरण कहेंगे। वहीं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर परिभाषा के अनुसार बताया जाए तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का शहरों में जाकर बस जाना ही नगरीकरण बताया है, जो कि आपका 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वालों को नगरीकरण की विशेषता में शामिल किया है। आई होप आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।